हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल तक जो है हम लोग एक हद तक पढ़ चुके थे। मैंने आप लोगों को वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना सिखा दिया था कल तक, है ना। अब वो एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ हल्का सा टॉपिक है बस। उसके बाद वाटर पढ़ाना है, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एप्लीकेशन तो पढ़ा दिया है। एप्लीकेशन में वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैलकुलेट करना सिखा दिया ना बेटा। अब जो बचा हुआ है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन कौन से फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। सो यू कैन राइट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. So let's write factors affecting degree of dissociation. ठीक है ना। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो है टेम्परेचर। आप खुद ही सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा। तो यदि आप डिसोसिएशन को समझो कि क्या चीज होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप डिसोसिएशन को समझोगे तो एक्चुअली क्या होता है कि बॉन्ड्स टूटते होंगे डिसोसिएशन में, नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। नेचुरल सी बात है कि जब डिसोसिएशन होता होगा तो बॉन्ड्स टूटते होंगे ना। अब यदि बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी सॉल्ट है, NaCl है। अब NaCl एक डेफिनेट क्रिस्टल लेटाइज स्ट्रक्चर, NaCl नहीं लेते क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। पर कोई भी सॉल्ट है तो उस सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो इसको हटा देते हैं ना। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है ना। अब ये जब बॉन्ड टूटता है तो इसमें कुछ एनर्जी लगती होगी ना इस बॉन्ड के टूटने में। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एनर्जी मिलेगी, या एनर्जी देने से क्या होता है, एनर्जी देने से इनके बीच की लेंथ बढ़ेगी क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इनके बॉन्ड टूटने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DOD। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, एक बात। अब दूसरी बात होती है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन आपको पता है, जितना डाइल्यूशन करोगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। हेंस एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट gets 100% ionized at infinite dilution. At infinite dilution, करेक्ट है। अब तीसरी बात ले लेते हैं, तीसरा फैक्टर लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको ये बात पता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा बराबर क्या होता है 1। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा बराबर क्या होता है <<1। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने आपको पढ़ाया था, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता था, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी सॉल्वेंट का, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मैंने आपको 2 टर्म्स बताया था, केमिस्ट्री के टर्म में बताया था इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन,
और फिजिक्स के टर्म में मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था कि दो आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कितने गुना कोई सॉल्वेंट कम कर देता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी को याद है? किसी को याद है वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद है? 81 थी। इसका मतलब वाटर जो है वो 81 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस को ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस को वो क्या करता है? 81 टाइम्स कम कर देता है। कौन? वाटर। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, जैसे कि वाटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो कैसे करते हैं हम? म्यू से शो करते हैं। ठीक है, वाटर के लिए म्यू बराबर कितना होता है? 81। यही चीज D2O के लिए ले, म्यू बराबर होता है 79। यही चीज C6H6 के लिए लें, मतलब बेंजीन के लिए, तो म्यू बराबर होता है समथिंग लाइक 2.5, और CCl4 के लिए म्यू बराबर होता है 0। तो सबसे कम डिग्री ऑफ डिफ्यूजन किस में होगा? CCl4 में होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ DOD in given solvents for a electrolyte, H2O में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद D2O में, उसके बाद C6H6 में, उसके बाद CCl4 में। ठीक है बेटा, ये 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट मैंने आपको खत्म करा दिया। अब मैं आपको इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट और रॉड आयन इफेक्ट पढ़ाऊंगा। कॉमन आयन इफेक्ट आपको पहले से आता है, क्या होता है, सिर्फ शब्द नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि वो चीज क्या होती है। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है। जैसा शब्द बता रहा है वैसा पहला वाला तो सही समझ में आ जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब कॉमन आयन प्रेजेंट है वहां पे, है ना, उसका असर क्या आएगा वो बता रहा है वो, है ना। और ऑड आयन इफेक्ट वो शब्द से समझ में नहीं आता है, वो हमको पहले कॉमन आयन समझ ले, उसका उल्टा ऑड आयन इफेक्ट होगा। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रैक्टिकली आगे चल के इसका एप्लीकेशन आएगा, एसिड कैलकुलेट, एसिड का पीएच वगैरह कैलकुलेट करने में बहुत काम आएगा, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एसिटिक एसिड है, करेक्ट है, ये टूटा काय में एसिटेट प्लस H प्लस आयन, करेक्ट है। अब यदि इस सोल्यूशन में आपने कोई भी कॉमन आयन मिला दिया बाहर से, या तो एसिटेट मिला दिया या H प्लस मिला दिया, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? इफ यू एड अ कॉमन आयन, आयन तो इधर है ना बेटा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बिकम लेस। सो बाय एडिंग अ कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड विल डिक्रीज।
समझ गए आप मेरी बात को? इफ यू ऐड एसीटेट, इफ यू ऐड आइदर एसीटेट आयन जो कि CH3COO नेगेटिव होता है और H+ आयन, then reaction moves in backward direction, then reaction moves in backward direction, ठीक है ना, backward direction, and hence dissociation of acetic acid decreases, dissociation of acetic acid decreases, करेक्ट है बेटा, decreases, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब कॉमन आयन इफेक्ट जनरली कब आता है? कॉमन आयन इफेक्ट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट यदि ऐड करोगे तो वो खुद टूटेगा नहीं, जैसे इधर तो मैंने डायरेक्टली एसीटेट और H+ ऐड कर दिया था, पर यदि आप एसिटिक एसिड इसमें ऐड कर दोगे मान लो, तो एसिटिक एसिड एसीटेट और H+ तो नहीं देगा, तो वो बहुत ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट एज सच कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब आप सोचो तो कुछ ज्यादा होना नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि आयन जो है उससे ज्यादा नहीं आना आपके पास में। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ जो इलेक्ट्रोलाइट भर भर के कॉमन आयन दे, खूब सारा कॉमन आयन दे, यदि बहुत ही कम कॉमन आयन दिया तो इफेक्ट भी कम आएगा, सोचो। तो अपन को ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जो खूब सारा आयनाइज हो जाए, जब वो खूब सारा आयनाइज होगा तभी तो अफेक्ट आएगा कॉमन आयन का। यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जो ज्यादा आयनाइज ही नहीं हुआ तो कॉमन आयन अफेक्ट आएगा ही नहीं। आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस, क्लियर ना इतनी बात सब लोग, है ना? तो कॉमन आयन इफेक्ट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन अ solution of weak electrolyte, weak electrolyte, करेक्ट बेटा। एग्जाम्पल देता हूं, इन above solution of acetic acid, if we add HCl तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? HCl टूट जाएगा पूरा 100% H+ और क्लोराइड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। इफ वी ऐड HCl, कॉमन आयन इफेक्ट विल बी देयर, कॉमन आयन इफेक्ट will be there, or if we add, या फिर हम ऐड कर दें इसके अंदर मान लो सोडियम एसीटेट, अब ये सॉल्ट है और फुली वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्ट फुली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर लिख देते हैं, फुली थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल का मतलब टूट जाएगा ये पूरा, तो ये भी कॉमन आयन इफेक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा होगा? एसीटेट होगा, यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा होगा? H+ होगा। इफ वी ऐड सोडियम एसीटेट, it will also bring common ion effect. In both cases, in both above cases, degree of dissociation will decrease. I hope so आप समझ गए होगे कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। ये कब आता है कॉमन आयन इफेक्ट? जब वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अपन बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, ठीक है बेटा। नहीं नहीं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसमें आपने बाहर से अमोनियम क्लोराइड मिला दिया,
समझ लो बात को, या NaOH मिला दिया उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके पहले मैं इसको मिटाऊं, एक और सेंटेंस लिखना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आयन का कंसंट्रेशन होता है आफ्टर एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो मेनली कंसंट्रेशन होता है उसका जो बाहर से मिलाया गया है। हाँ ठीक है ना, इस सेंटेंस को मैं समझाता हूँ, इस सेंटेंस को मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सोचो, यदि आपके पास एसिटिक एसिड हो, एसिटेट और H प्लस आयन में टूट गया, अच्छा ये तो मानते हो कि एसिटिक एसिड के टूटने से एसिटेट और H प्लस आयन बहुत ही कम मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मानते हो। अब मान लो आपने बाहर से इसमें HCl ऐड किया, तो HCl से जो H प्लस आएगा वो भर भर के आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस का, कल का लिटरेचर यदि आपको याद हो तो, वो कंसंट्रेशन इस H प्लस, इधर से आने वाला H प्लस प्लस बाहर से आने वाला H प्लस, सब मिला के होता है। कितने भी सोर्स हो H प्लस के, सबका मिला के होता है। तो इससे जो H प्लस आया वो आया मान लो X, इससे जो H प्लस आया वो आया मान लो X, और जो बाहर से मिलाया वो आया Y। तो X प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Y होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इधर से जो आएगा वो तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा टूट ही नहीं रहा है, बल्कि कॉमन आयन मिलाने के बाद और कम टूटना चालू हो जाएगा। तो जो भी कंसंट्रेशन आएगा कॉमन आयन का, वो वहां से आएगा जो बाहर से ऐड किया जा रहा है। क्लियर रहती बात सब लोगों को, क्योंकि आगे जाके सवालों में बहुत काम आने वाली है वाली बात। मैं इस पे एक आध सवाल अभी आपको करा भी दूंगा, है ना। तो मैं लिखता हूं, whatever is the concentration of common ion or concentration of common ion is mainly concentration of common ion added from outside, common ion coming from strong electrolyte। अब 100% टाइम ये सेंटेंस सही नहीं भी होगा, लेकिन नीट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपकी दुनिया के लिए ये सेंटेंस सही है जो मैंने आपको बोला है। मैंने क्या बोला है, आपको कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कौन सा लेना है, जो बाहर से ऐड किया गया है। अभी मैं एक दो सवाल करा देता हूं तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो अब बस आप इसको नोट करो फटाफट, उसके बाद मैं एक दो सवाल कराता हूं, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, और काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। बिठा दूं मैं इसको, ओके ओके ओके। अब देखो मैं एक सवाल देता हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं कि मेरे पास एसिटिक एसिड का एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, और इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, और Ka इसका
2 इंटू 10 की पावर -5 है और इसमें बाहर से HCl मिलाया गया जिसका कंसंट्रेशन 0.01 m है। कैलकुलेट concentration of H+ आयन, एसिटेट आयन। बहुत सुंदर सवाल है ये, बहुत ध्यान से करना है। एंड pH, काफी कंसेप्ट क्लियर करता है ये सवाल, कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको तोड़ लें, एसिटिक एसिड को एसिटेट में और H+ आयन में। करेक्ट है बेटा। क्या HCl के मिलाने से Ka की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? HCl के मिलाने से क्या Ka की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पे फर्क सिर्फ किस चीज से पड़ता है? उस पे फर्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज से पड़ता है? टेम्परेचर से पड़ता है, ठीक। तो Ka की वैल्यू तो वही रहेगी भाई। अब क्या होने वाला है, हम मान लेते हैं ये 0.1 था बेटा, मान लो इसके x मोल टूटे तो ये x बने होंगे, ये x बने होंगे। करेक्ट है बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों। 0.1 माइनस x, ये x बने, ये x बने, ठीक। यदि HCl ना होता तो ये कंडीशन होती। जब आप HCl मिलाओगे, बाहर से HCl मिलाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसका कंसंट्रेशन x और x से कम हो जाएगा। आना बोलना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, x से कम हो जाएगा तो कोई एक नया कंसंट्रेशन होगा x डैश जो इससे आ रहा होगा, और ये भी x डैश अमाउंट में टूट रहा होगा। तो 0.1 मैं उसको y मान लेता हूँ, 0.1 माइनस y, ये y और ये y। अब मुझे बताओ H+ का टोटल कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, कोई भी लिख के बता दो चैट बॉक्स में, H+ का टोटल कंसंट्रेशन क्या होगा? x+ y, कोई बच्चा बोल रहा है बिल्कुल नहीं होगा बेटा। x+ y कैसे होगा? ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन, x तो आ ही नहीं रहा है, x तो तब आ रहा था जब HCl नहीं था। यदि इन एब्सेंस ऑफ HCl, ये तो इन एब्सेंस ऑफ HCl है, ये वाली प्रक्रिया तो होगी नहीं। जब HCl आया तो इससे y टूटा, ये y बना, ये y बना, इसका कंसंट्रेशन होगा, मैं एक बार देख लूं। हाँ, एक आध बच्चे ने आंसर सही दिया है, एक आध बच्चे ने आंसर सही दिया है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। इट विल बी y प्लस 0.01, y प्लस 0.01, चमका, y प्लस 0.01। क्यों? क्योंकि ये 0.01 बाहर से आ रहा है। HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड, तो जो HCl का कंसंट्रेशन है वही H+ का कंसंट्रेशन है, 100% टूटने वाला है HCl, तो 0.01 बाहर से आया। Y मोल आया किससे? एसिटिक एसिड से। X मोल कभी आया ही नहीं, ये आता यदि HCl ना होता तो। फिलहाल इस वेसल के अंदर X का कोई रोल नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये तो मैंने आपको हाइपोथेटिकली बताया है कि यदि मान लो HCl ना होता तो ऐसा होता। अब HCl तो है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज है। अब K की वैल्यू तो बदल लेनी है, सो यू नो दैट कि A बराबर होने वाला है y into y plus 0.01 is approximately equal to 0.01, मानते हो? y plus 0.01 is approximately equal to 0.01, क्योंकि मेन कंसंट्रेशन कहां से आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, जो बाहर से ऐड किया जाता है। अब अपनी लास्ट लाइन पढ़ो जो आपने लिखी, जो लास्ट लाइन आपने लिखी है वही लाइन इधर मैंने बोला है, y plus 0.01 is equals to 0.01। जो भी कंसंट्रेशन कॉमन आयन का होता है वो वही होता है जो बाहर से मिलाया जाता है, तो 0.01 हो गया। सो दिस बिकम्स y into 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। बोलो बेटा, क्योंकि 0.1 माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ही होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा नहीं, और कॉमन आयन की प्रेजेंस में तो और कम टूटेगा, तो इसका मतलब 0.1 माइनस वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। इसने इसको मार दिया 10 बार, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा? अब मेरे पास आ जाएगा के ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.1 upon 0.01 is equals to y is equal to 2 into 10 की पावर -4। अब ये क्वेश्चन यदि आपने सीख लिया है
तो आगे चल के इसी क्वेश्चन को एप्लीकेशन बार बार लगातार कई जगह पे आने वाला है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लीज डू नोट दैट। और इसको बार बार आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको 101% आना ही चाहिए, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आई होप सो इससे आपको कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, ठीक। इसी क्वेश्चन में बाहर से HCl न मिला के सोडियम एसिटेट भी मिला सकते थे, तब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ ऐसे ही होता, समझे। जैसे कि मैं जरा सा चेंज करूं इसको, इस सवाल को मिटा दूं, आप लोग कहें मिटा दूं बेटा। मान लो इसी सवाल में वो ये बोल देता कि मैंने HCl नहीं मिलाया, मैंने बाहर से, अच्छा दूसरे तो निकाला ही नहीं, मैंने क्या निकाल दिया आपके लिए, एसिटेट और पीएच तो निकाला ही नहीं, तुम लोग निकाल लोगे एसिटेट और पीएच, बोलो एसिटेट और पीएच निकाल लोगे। एसिटेट किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, एसिटेट किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, और पीएच किसके बराबर होगा, -log 0.01, पीएच तो 2 आएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। H प्लस साइन का कंसंट्रेशन तो 0.01 ही आया, तो पीएच तो 2 आने वाला है, -log 0.01 बराबर 2। वाई बराबर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, एसिटेट आयन, जो भी y की वैल्यू आ जाए आपके पास में, ठीक है बेटा। y की वैल्यू शायद हमने कैलकुलेट करी थी क्या, शायद करी तो थी y की वैल्यू कैलकुलेट, 2 × 10 की पावर माइनस जो आया था y की वैल्यू आई थी शायद, तो बेटा 2 × 10 की पावर -4 y की वैल्यू लिखी थी ना मैंने, हाँ तो y की वैल्यू आ गई, तो y बराबर हो गया ये, H प्लस साइन 0.01 था ही, और pH बराबर 2, तीनों आंसर आ गए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, मैं मान लो इसमें बाहर से HCl नहीं मिला रहा हूं, मैं बाहर से इसमें CH3COONA मिला रहा हूं, और उसका कंसंट्रेशन मैंने बोला 0.05 है, ठीक है। अब आपको फिर निकालना है इसका कंसंट्रेशन और इसका पीएच, फिर से आपको पीएच कैलकुलेट करना है। अब सोचो क्या होगा आंसर, फिर से वही कार्यक्रम चालू हो जाएगा। एसिटिक एसिड विल ब्रेक टू गिव एसिटेट प्लस H प्लस, करेक्ट है बेटा। अब इसका कितना था 0.1 माइनस वाई, दिस इज y एंड दिस इज y, but this is not y, this is y plus कितना 0.05, which is approximately equal to 0.05, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, and this is equals to 0.1 approximately, so Ka becomes equal to 0.05 into y upon 0.1 is equal to 2 into 10 की पावर -5। अब y क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इस सवाल में, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 20, आया कि नहीं आया, 2 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 20। हालांकि इस सवाल में गड़बड़ है छोटी सी, उसको करेक्ट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसकी वैल्यू को 10 की पावर -3 कर देता हूँ, जिससे कि ये वैल्यू 10 की पावर -7 के आसपास ना आए, नहीं तो वाटर से भी H प्लस आयन आने लग जाएगा। वो टॉपिक बस अब चालू हो ही रहा है इसके खत्म होने के बाद, तो मैं कहीं भी टेक्निकली गलत नहीं होना चाहता। ये -3 था, तो इसको भी मैं -3 कर देता हूँ, और ये -4 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, सो दैट बिकम्स 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। Therefore, y is equals to 10 की पावर -5, so pH बराबर 5, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, pH बराबर 5, ऑल कैलकुलेशंस आर करेक्ट। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई। जो बीच में मैंने मिटाया वो क्यों मिटाया, वो अब टॉपिक पढ़ाना बस चालू कर रहा हूं, ऑड आयन इफेक्ट बता दूं, फिर बताऊंगा वो मैंने क्यों मिटाया, ठीक है। देखो बहुत सरल है, आपके पास एसिटिक एसिड था, टूटा एसिटेट प्लस H प्लस आयन, ठीक। अब आपने बाहर से मिलाया इसमें सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूट जाएगा। एसिटेट और Na प्लस में, Na प्लस तो कॉमन आयन है नहीं, वो तो कुछ करेगा नहीं रिएक्शन के अंदर,
जो करेगा एसिटेट करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। अब सोचो 0.1 एसिटिक एसिड टूटेगा, यदि सोडियम एसिटेट ना होता तो कैसे टूटता बेटा? 0.1 माइनस एक्स 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 टूटता, यदि सोडियम एसिटेट ना होता। लेकिन सोडियम एसिटेट तो है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? 0.1 माइनस वाई, वाई क्या है? वाई मोल्स एसिटिक एसिड का टूटा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। इधर एक्स क्या था? एक्स मोल ऑफ एसिटिक एसिड टूटा है इन एब्सेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ सोडियम एसिटेट में ज्यादा टूटा होगा, ये एक्स की वैल्यूज वाई से ज्यादा रही होगी, परंतु इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये कंसेप्ट के लिए है। अब सोचो 0.1 माइनस वाई मतलब इसका वाई मोल टूटा, तो एसिटिक एसिड से एसिटेट वाई मोल बना और H प्लस आइन वाई मोल बना। लेकिन एसिटेट का एक सोर्स और है जो है सोडियम एसिटेट, तो बाहर से कितना आया? 0.05 आया। हमको पता है कि कॉमन आयन में कॉमन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है जो बाहर से मिलाया जाता है। ये सदा हो, सॉरी एक सेकंड रुको, ओके अब ठीक है, ठीक है चलो। हाँ मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, वापस से एक्सप्लेन कर, जस्ट वेट। देखो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनो। यदि सोडियम एसिटेट नहीं होता यहाँ पर तो सिंपल लिटिल स्टार रिएक्शन होती 0.1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ठीक है। पर चूंकि सोडियम एसिटेट है तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब एक्स मोल नहीं टूटेगा, उससे कम मोल टूटेंगे जिसको मैंने वाई सपोज किया है। सो 0.1 माइनस वाई, और इस एसिटिक एसिड के टूटने से वाई मोल एसिटेट का आया और वाई मोल H प्लस का आया। H प्लस का तो वाई आएगा क्योंकि इसका और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन एसिटेट के मोल वाई प्लस 0.05 है क्योंकि 0.05 बाहर से ऐड किया गया है। ये बात अभी 4 5 6 7 बार हो चुकी है कि कॉमन आयन का कंसंट्रेशन वही होता है जो बाहर से ऐड किया जाता है। यहाँ बाहर से जो एसिटेट ऐड किया गया वो 0.05 मोल ऐड किया गया। देखो सोडियम एसिटेट के मोल यदि 0.05 है तो एसिटेट के भी तो 0.05 ही होंगे, क्योंकि एक सोडियम एसिटेट में एक ही तो एसिटेट है। तो जो कंसंट्रेशन इसका वही कंसंट्रेशन एसिटेट का, तो 0.05 ही हो जाएगा एसिटेट का कंसंट्रेशन। तो y प्लस 0.05, चूंकि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोलाइट भर भर के कंसंट्रेशन देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना नहीं देता है, तो y प्लस 0.05 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए टूटता ही बहुत कम है, तो 0.1 माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। अब तो सरल है, आपको के ए लिखना है, दिस इंटू दिस अपॉन दिस बराबर ये आ गया, y की वैल्यू आ गई। y क्या है? H प्लस आइन कंसंट्रेशन है, दैट इज 10 की पावर -5, तो pH कितना होगा? 5 हो जाएगा। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम सरल सवाल है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, 20 कहाँ से आया? 0.05 था ना हमारे पास में, तो 0.05 को मैं नीचे ले गया तो 1 डिवाइडेड बाई 0.05। अरे मैंने क्या कुछ गलत कर दिया क्या? हो एक सेकंड वापस से ट्राई कर लेता हूँ, शायद डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में डाल दिया क्या? एक सेकंड, इस कैलकुलेशन को दोबारा कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। वहां जगह खाली है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो के ए बराबर इतना था, तो मेरे पास आ जाता के ए 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.1 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू वाई। तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 20, 0.05 क्या होता है? 1/20 होता है, 20 ऊपर 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू वाई। कैलकुलेशन मिस्टेक था भाई, उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक था, जस्ट उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना।
मतलब 20 को मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड कर दिया था। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू y। सो pH बराबर हो जाएगा 3 माइनस log 4 बराबर log 4.6 होता है। सो दिस इज 2.4 इज इक्वल्स टू pH। आई होप सो बात क्लियर है। ठीक है बेटा, 0.05 जब अपन डिवाइड करेंगे तो 0.05 1/20 होता है, तो 20 ऊपर जाएगा। ठीक है, मैंने गलती से नीचे 20 लिख दिया था। ठीक, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट ओके जनार्दन। चलो भाई, अब आपको कॉमन आयन इफेक्ट सबको क्लियर हो गया होगा। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, 2 सवाल इसके मैंने करा दिए हैं। कृपया करके जो सवाल मैं आपको क्लास में कराता हूँ वो सवाल आपको रटे पड़े होने चाहिए, अपने आप कंसेप्ट बन जाएंगे और इन्हीं कंसेप्ट के सहारे आप बाकी सवाल मॉड्यूल के कर पाओगे। जब हमें कंफ्यूजन्स होते हैं तो जनरली क्या होता है, हम टीचर के द्वारा पढ़ाई की थ्योरी को भूल चुके होते हैं, तब कंफ्यूजन्स होते हैं। तो अच्छा काम आपको क्या करना, वापस जाओ, वापस जाके थ्योरी को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चल ठीक है, अब हम आते हैं ऑड आयन इफेक्ट पे। ये ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? ऑड आयन इफेक्ट, तो ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ऑड आयन is mixed with weak electrolyte, then when a strong electrolyte having odd ion is mixed with a weak electrolyte is mixed with a weak electrolyte, then degree of dissociation increases। अब इससे फील नहीं आती इस डेफिनेशन से, फील के लिए एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो बेटा आपके पास एसिटिक एसिड है, करेक्ट है, और ये टूट रहा है एसिटेट में और H+ आयन, करेक्ट है। मान लो आपने कोई ऐसी चीज मिला दो इसको जो H+ आयन को ले जाए, तो रिएक्शन किस दिशा में आगे बढ़ेगी? मान लो कोई ऐसी चीज मिला दो जो H+ आयन को कंज्यूम कर दे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सपोज टू above reaction you add NaOH, ऊपर वाली रिएक्शन में मान लो तुम NaOH ऐड कर दो, H+ आयन विल react with OH नेगेटिव आयन, क्योंकि बेटा NaOH क्या है, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? NaOH वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो तो कंप्लीटली टूट जाएगा Na+ और OH नेगेटिव में। तो उसका जो OH नेगेटिव आएगा वो H+ से रिएक्ट कर जाएगा, H+ विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन टू फॉर्म वाटर। और पानी पहले से ही इसमें खूब सारा एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्सेस में होता है, तो उसके बनने से या बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले से वो बहुत एक्सेस में होता है। ये पूरा एक्वस मीडियम में है, मतलब पानी के अंदर ही ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो H+ ion is consumed, H+ ion will react with OH to form H2। Since product is removed, product is removed,
reaction moves in forward direction. Reaction moves in forward direction. आई होप सो तुम लोग को कंसेप्ट ये वाला समझ में आ गया होगा क्या था कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. ठीक है बेटा. अब एक बात बता दूं, कॉमन आयन इफेक्ट कब आता है? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रांग मिलाया जाता है. यदि स्ट्रांग में स्ट्रांग मिलाओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आएगा, वीक में वीक मिलाओगे तो भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आएगा. मतलब प्रैक्टिकली नहीं आएगा. ठीक है ना, प्रैक्टिकली नहीं आएगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रांग मिलाओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, कमजोर में मजबूत को मिलाओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा. तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट आपके लिए. अब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है वाटर. तो पानी के बारे में कुछ बातें बताएंगे आज. मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा कि पीएच प्लस पीओएच बराबर ब्ला 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 क्यों होता है, वो सारी बातें भी हम करेंगे. मिटा दूं इसको मैं? शैल आई मिटा दूं इस बेटा? मिटा दूं बेटा मैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो वाटर की बात करते हैं बेटा. पानी में क्या होता है? देखो, जैसे पानी होता है उसको यदि आपने लिया तो पानी भी H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है, पर बहुत ही ज्यादा कम डिग्री. मतलब डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना. डिसोसिएशन ऑफ H2O इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड HOH breaks to give H प्लस प्लस OH नेगेटिव, जिसमें इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 और इसका भी 10 की पावर -7 होता है. यदि 1 लीटर, देखो बेटा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आपने 1 लीटर पानी लिया तो H प्लस के मोल जो आपको मिलते हैं वो 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 मिलते हैं, मतलब बहुत कम. और न्यूट्रल ही रहता है वाटर, क्योंकि H प्लस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा तो एसिडिक तो ज्यादा नहीं होने वाला. मतलब एसिडिक तो होगा नहीं. एसिडिक तो कोई सोल्यूशन तब होगा जब उसमें नेट H प्लस आयन हो या नेट OH नेगेटिव आयन हो, तो एसिडिक या बेसिक होता है सोल्यूशन. लेकिन इसमें तो न्यूट्रल होगा क्योंकि बराबर है H प्लस आयन, जितना H प्लस आयन होता है OH नेगेटिव आयन. लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले वो सीखो. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वाटर होता है वो भी टूटता है H प्लस और OH नेगेटिव में. लेकिन जैसा आपको दिख रहा है कि 1 लीटर वाटर मतलब 1 लीटर वाटर मतलब वाटर के मोल कितने हुए बेटा? 1 लीटर मतलब 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी अपन 1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 55.55. करेक्ट है बेटा. तो 55.55 मोल्स वाटर के जो टूटते हैं वो मात्र 10 की पावर -7 मोल, मात्र 10 की पावर -7 मोल देते हैं. मतलब बहुत ही कम टूटा. 55.55 में से 10 की पावर -7 मोल टूटे.
इसका मतलब यदि आपको इसका हिसाब लगाओ तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 हो गया। मतलब 1 करोड़ में से आपको एक H प्लस आ रहा है। 10 की पावर 7 से वाटर मॉलिक्यूल से एक H प्लस आ रहा है। मतलब कितना कम टूट रहा है, बोलो बेटा, बात क्लियर है? तो इतना ये टूटता है, ठीक है ना। वाटर कितना है, 10 की पावर 7, 10 की पावर -7 आता है, ठीक है ना। अब यदि मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी बेटा। एट हाइयर टेम्परेचर, ये कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये कितने पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। समझ रहे हो बात को? तो बेटा यदि मैं पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड देखूं तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, बोलो बेटा, which will become equal to minus log of 10 की पावर -7 is equal to 7 और POH will be equal to minus log of concentration of OH negative ion minus log of 10 की पावर -7 is equals to 7। बोलो बेटा, मतलब pH प्लस POH बराबर 14 आने वाला है बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों। Therefore pH प्लस POH बराबर 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बेटा, आप रुकना। हमको एक बात पता है कि यदि मैं इसका K लिखूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर लिखूं KD, तो दैट विल बी इक्वल टू H प्लस इनटू OH नेगेटिव अपॉन H2O का कंसंट्रेशन। सो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -7 into 10 की पावर -7 अपॉन 1000/18, 55.55 1000/18 होता है बेटा। सो KD will become equal to how much, 10 की पावर -14, 18 into 10 की पावर 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 -17 इज इक्वल्स टू 1.8 into 10 की पावर -16। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर के कितने मोल हैं 1 लीटर वाटर में, 55.55 मोल है 1 लीटर वाटर में, तो वाटर कंसंट्रेशन 55.55 है। बोलो बेटा, सबको क्लियर है, क्लियर है, ओके डन। अब ये है केडी, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, या इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, और ये ठीक है बेटा। अब समझिए, एक नया टर्म डिफाइन करता हूं जिसको मैं लिखूंगा KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसको मैं बोलूंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही बोलते हैं। मैं देखूं जरा, आयनाइजेशन नहीं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर से प्रोड्यूस आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसके लिए शब्द क्या लिखा, KW बराबर H प्लस इंटू OH नेगेटिव। बोलो बेटा एग्रीड, आना बोलना पड़ेगा बेटा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट मतलब वाटर से प्रोड्यूस्ड आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर से प्रोड्यूस्ड आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नहीं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ये है बेटा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ये आयनिक प्रोडक्ट है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है बेटा। समझ रहे हो बात को? यस करेक्ट।
इसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल सकते हो या आयन केडी बराबर डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है, जबकि केडब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। बी स्पेसिफिक, बी क्लियर। ठीक है बेटा, हाँ केडब्ल्यू आएगा 10 की पावर -40, करेक्ट है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, यदि मान लो मैं कभी ये लिख दूं यहां पर, इस स्पेस को इस्तेमाल करते हैं हम और पूरे स्पेस को इस्तेमाल करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग ऑफ, दोनों आइडेंटिटी राइट साइड और लेफ्ट साइड एक ही आइडेंटिटी ऐड की है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H plus into OH negative. You will agree with me, this is M, this is N, so this is equals to minus log KW is equals to minus log H plus sign, माइनस साइन को बाहर रखते हैं, दिस इज log mn, log m प्लस log n, log OH नेगेटिव आयन, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। माइनस साइन को अंदर ले जाओ, जब माइनस साइन को अंदर ले जाओगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्या आप जानते हो माइनस लॉग ऑफ KW PKW होता है बेटा, बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन PH होता है, प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन POH होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा POH, तो PKW बराबर PH प्लस POH हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 14, एंड दैट इज इक्वल टू 14 बिकॉज H प्लस और OH नेगेटिव का यदि लॉग लॉग PH प्लस POH क्या होता है 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 14, तो मैं लिख सकता हूं PKW बराबर PH प्लस POH विच इज इक्वल्स टू 14। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर है बेटा, क्या सबको कंसेप्ट क्लियर है? तो यहां से यदि कोई KW की वैल्यू पूछ ले तो वो 10 की पावर -14 हो जाएगी, क्योंकि जब PKW है 14, हाउ 14, क्योंकि PH था 7 और POH भी था 7, 7 प्लस 7 बराबर 14, इसलिए 14। टोप जल्दी से टोप। आई होप सो सब लोगों ने उतार लिया होगा। डन डन डन, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, अब देखो तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया PKW बराबर, अरे फिर से स्क्रीन में, ठीक चल तो मैंने लिखा आपसे PKW बराबर ना, ओके एक सेकंड रुक, एक सेकंड, ठीक है बेटा समझना, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। हेलो, हाँ बेटा, नहीं ब्लर किसी को नहीं है, सिर्फ तुमको ही है शुभम ब्लर, बाकी सबको क्लियर आ रहा ना बेटा, नहीं आ रहा ब्लर ना, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारा चल रहा है। अब आपको पता है कि ये जो होता है वाटर का जो आयनाइजेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। अच्छा, इसके पहले तुमने देखा पीकेडब्ल्यू बराबर तुम्हारा आया था पीएच प्लस पीएच, क्लियर है बेटा। इन वाटर एट इन वाटर, प्योर वाटर, उसमें और कोई चीज नहीं मिली होनी चाहिए, है ना। इन वाटर, प्योर वाटर, और फॉर प्योर वाटर H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन हरदम बराबर होंगे। यदि सिर्फ वाटर है, यदि सिर्फ वाटर है तो H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन ही होंगे, और तो कोई आयन हो नहीं सकता वहां पे, और दोनों बराबर होंगे। क्योंकि वाटर जब टूटता है तो जितने H प्लस प्रोड्यूस करता है साथ में उतने ही OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जल्दी बोलो बेटा, खाना बोलना पड़ेगा। जितने H प्लस प्रोड्यूस करे उतने, इसका मतलब पीएच पीओएच के सदा बराबर होगा यदि शुद्ध पानी है तो। किसी ने बाहर से कुछ ना मिला दिया, बाहर से कोई मिला देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज बाहर से मिलाई जाएगी वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि सिर्फ पानी है तो जितना H प्लस उतना OH नेगेटिव आयन होगा आपके पास। तो इन वाटर, फॉर प्योर वाटर, concentration of H plus ion is equal to concentration of OH negative ion. Also, pH बराबर POH for pure water again, शुद्ध पानी के लिए, क्योंकि पानी जब टूटेगा जितने मोल H प्लस के होंगे उतने ही मोल OH नेगेटिव के होंगे, तो उनका कंसंट्रेशन अलग हो ही नहीं सकता। Therefore, pKw is equals to 2pH. Therefore, pKw by 2 is equals to pH लिख सकता हूं for pure water. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद हो तो भी ठीक, नहीं याद हो तो भी ठीक है, नेचुरल सी बात है यार, है ना। लेकिन बात समझनी पड़ेगी प्योर वाटर की क्या स्थिति है, ये स्थिति है, ठीक है ना, प्योर वाटर की ये स्थिति है, ठीक है बेटा, ओके, यस। अब सुनो, मान लो, अच्छा तो समझना, जब when concentration of H plus ion is equal to concentration of OH negative ion, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। When concentration of H plus is greater than concentration of OH negative ion, तो क्या होता है बेटा, when concentration of OH negative ion is greater than concentration of H plus होता है, तब क्या होता है, solution is acidic, solution is basic, ठीक है। अब समझिए, for water at 25 degree centigrade, pH बराबर 7, it is neutral solution, ठीक है बेटा, pH बराबर 7, it is neutral solution, ठीक है बेटा, क्लियर थी बात। इधर उधर क्वेश्चन मत पूछो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच बराबर 7, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्लियर थी बात सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हार्ड वाटर के बारे में, सॉफ्ट वाटर के बारे में हाइड्रोजन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच बराबर 7, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। पर ये कब है, एट एट विच टेम्परेचर, अच्छा ऊपर लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट if temperature is increased say 60 degrees centigrade, concentration of H plus and concentration of OH negative कितना कितना आता है, ये डाटा है बेटा जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, हमें उस डाटा को याद कर लेना है। मॉड्यूल में दिया है कि नहीं दिया,
हाँ दिया है, थोड़ा बहुत ही दिया है शायद, ज्यादा नहीं दिया है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 20, ठीक है। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डाटा तो एग्जाम में आता नहीं है, अपन को याद भी नहीं करना है। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, इसका 10 की पावर -6 हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात। अब मुझे आप ये बताओ कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वाटर न्यूट्रल रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन पहले से बढ़ गया है। न्यूट्रल है कि नहीं, यस और नो में आंसर दे, यस और नो में आंसर दे। इट इज स्टिल न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH नेगेटिव बराबर है। इस समय जो पीएच है, इस समय जो पीएच है वो बराबर 6 है और पीओएच बराबर कितना है, 6 है। सिंस concentration of H plus is equal to concentration of OH negative, it is still a neutral solution. If temperature is increased further, यदि टेम्परेचर को और आगे बढ़ा दें, है ना, सपोज मेरे को वैल्यू याद नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मान लो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा, 5। पीओएच कितना हो जाएगा, 5। वाटर का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ वाटर क्या होगा, स्टिल इट इज न्यूट्रल, स्टिल नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। अच्छा, यदि मान लो टेम्परेचर को 25 के नीचे गिरा दे, मान लो टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो मान लो उस समय 10 की पावर -8 आ रहा है, और आइस से थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, आइस नहीं रखते, आइस से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना। वैसे तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी रहता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। खैर अपन चलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, ठीक है। वाटर ही वाटर है, मान लो सिर्फ वाटर ही वाटर है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे। तब आपको क्या लग रहा है, उस समय H+ आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम आएगा। मान लो 10 की पावर -8 आया तो पीएच 8 होगा और पीओएच भी 8 होगा, वाटर अब भी न्यूट्रल होगा। क्लियर है बेटा। तो टेम्परेचर शुद्ध पानी को गर्म करने से या शुद्ध पानी को ठंडा करने से उसके पीएच में बदलाव नहीं आता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उसके नेचर में बदलाव नहीं आता है, उसके पीएच में बदलाव आता है। पानी को यदि आपने गर्म किया तो पीएच घटेगा, पीओएच भी घटेगा, लेकिन पानी न्यूट्रल रहेगा। पानी को यदि ठंडा किया तो दोनों बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी पानी न्यूट्रल ही रहेगा। तो यदि कोई आपसे ये बोले कि शुद्ध पानी में, प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 10 की पावर -10 है, तो बताओ नेचर ऑफ वाटर क्या होगा, बोलना न्यूट्रल है, क्योंकि शुद्ध पानी है। अब यदि शुद्ध पानी है, कोई चीज और नहीं है उसके अंदर, तो ये बात तय है कि जितना H+ है उतना ही OH नेगेटिव होगा, क्योंकि जिस समय H+ बना होगा उसी समय OH नेगेटिव बना होगा, तो वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लियर, रिटर्न, ओके। अब और थोड़ी चर्चा करते हैं।
चल इसके उपरांत ओके, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो टेम्परेचर हो गया और इसके बाद में आगे बढ़े तो 10⁻⁻14 हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, है ना। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, शुद्ध पानी के बारे में बहुत बात हुई, अब ध्यान से सुनना। ये ऐसा हो गया, करेक्ट है बात, क्लियर। और जब मैं पढ़ाया करूँ ना, सिर्फ पढ़ने की बातें किया करूँ, दूसरी बातें मत किया करो। मैं इन चीजों को ना सीरियसली डिसलाइक करता हूँ, कोई भी बच्चा करे, मैं सीरियसली इस बात को डिसलाइक करता हूँ। एंड डोंट थिंक सो कि इसके रिपरकशन नहीं आते, इसके रिपरकशन आएंगे और 101% आएंगे। यदि आप ज्यादा बात करोगे तो मैं आपको डिसलाइक करना चालू कर दूंगा, और मेरा डिसलाइक करना आपको विल अफेक्ट यू। तो डोंट टॉक मी पर्सनली, just concentrate on the subject and that's it, no personal talking. Now let us discuss it further. This is like this, है ना। ये पानी है, शुद्ध पानी है, ठीक है। कैसा है? शुद्ध पानी। मैंने बाहर से इसके अंदर कुछ मिलाया, मान लो बाहर से इसके अंदर मैंने एसिड मिलाया। कौन सा एसिड मिला दिया? कोई सा भी एसिड मिला दिया। मान लो बाहर से मैंने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिलाया, और इसका कंसंट्रेशन था HCl का 0.1 m, करेक्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वाटर टूटता है काय में? H प्लस OH नेगेटिव, करेक्ट है। अच्छा, तुमको क्या लगता है जो वाटर की के W की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो 10⁻⁻14 है, क्या HCl के मिलाने से इस वैल्यू में कोई चेंज आएगा? HCl के मिलाने से क्या इस वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नो, देयर विल बी नो चेंज इन दिस वैल्यू. So on adding H plus ion from outside, HCl from outside, there will be no change in the value of H plus ion concentration. Oh, sorry, there will be no change in value of Kw. It remains 10⁻⁻14. अब सोचो, थोड़ी देर पहले ही आपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है। अब इस नई कंडीशन में जो H प्लस आयन होगा उसका कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? नई कंडीशन में जो H प्लस आयन होगा उसका कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटता है तो बहुत ही कम टूटता है। तो इसका इधर हमने सिर्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। तो ये कितना आ रहा था पहले? मान लो ये 10⁻⁻7 आ रहा था, बोले बेटा आ रहा था, और ये भी 10⁻⁻7 आ रहा था इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? HCl। तो जब HCl आएगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो ये 10⁻⁻7 नहीं रह जाएगा, उससे कम हो जाएगा। सो दैट विल बिकम, सपोज y हो गया, सो दैट बिकम्स 0.1 प्लस y एंड y पीछे गया ना बेटा, तो उस कंसंट्रेशन को मैंने y माना, तो 0.1 प्लस y। तो अब 0.1 प्लस y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ओनली। तो क्या मैं लिख सकता हूं 0.1 into y is equals to 10⁻⁻14. So y is equals to 10⁻⁻13. बोलो हो। तो इस नए सिनेरियो में हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है वो कितना है? 0.1 m है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है? वो है 10⁻⁻13 m। Therefore pH बराबर है 1 और pOH बराबर है 13। बोलो हो, pH बराबर है 1 और pOH बराबर है 13। आया समझ में? क्लियर थी बात? अब सुनना मेरी बात को, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनो, मैं बार बार 10⁻⁻7 जब कंसंट्रेशन किसी एसिड से लेके आता था तो मैं वैल्यू बदल देता था, याद करो तुम लोग।
मैं कहता था 10 की पावर -7 नहीं लाना। उसका रीजन ये था कि जो भी एसिड पड़ा होता है, वीक एसिड, वो पानी के अंदर पड़ा होता है। तो हम एसिड से आने वाला H+ साइन ले रहे थे, पानी से आने वाला नहीं ले रहे थे, जबकि पानी से आने वाला भी होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो वो नेग्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब पानी से आने वाले H+ साइन नेग्लिजिबल हो, व्हेन कंपेयर टू एसिड से आने वाला H+ साइन। तो हर बार एसिड से आने वाले H+ साइन को मैं हायर अमाउंट में लेता था, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 ऐसा लेता था, क्योंकि फिर वाटर से जो 10 की पावर -7 आ रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वाटर से आने वाले H+ साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो बेटा, बात क्लियर? अभी सवाल कराऊंगा इस पे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया दिया कि क्यों ऐसा मैं कर रहा था। जब सवाल कराऊंगा तो ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपका। ठीक है बेटा, चलो। तो ये बात आपको समझ में आ गई सब लोग? आई होप सो सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी जो अभी अभी हम लोगों ने करी है। ठीक है बेटा, अब छोटी छोटी कुछ 1 2 3 4 सवाल मैं आपको कराता हूं और उसके बाद में कल शायद क्लास नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, ऐसा मेरे पास मैसेज आया था। कल कुछ है तो क्लास नहीं है। कैंसिल है ना? चलो भाई। अब सुनो, आगे एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। सवाल क्या है समझना। अच्छा, अभी हमने के ए और के बी ये सब देखा था, है ना? एक बात समझना, के ए की वैल्यू यदि ज्यादा है, इफ वैल्यू ऑफ के ए इज मोर, more is acidic nature, less is, more is acidic nature, that is more concentration of H+ ion, lesser the pH, lesser the pH, मतलब pH कम तो acidic character ज्यादा, pH is inversely proportional to acidic character, lesser the pH more the acidic character। समझ ला? जो pH होता है ना वो H+ आयन कंसंट्रेशन के इनवर्स रिलेशनशिप में। चेक करें, pH 10 की पावर -6 है कंसंट्रेशन, तो pH कितना होगा? 6 होगा। और 10 की पावर -5 है कंसंट्रेशन, तो pH कितना होगा? 5 होगा। अब आप खुद सोचो, यदि मैं यहाँ पर लिखूं H+ आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, तो pH बराबर कितना आएगा बेटा? 5, 6। तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, pH कम है। ये कंसंट्रेशन कम है, pH ज्यादा है। सो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसंट्रेशन। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, और H+ आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होता है।
H प्लस साइन कंसंट्रेशन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अब देखो आप कोई भी एसिड है मान लो बेटा, है ना, आपके पास एक एसिड HA है, के ए की वैल्यू ज्यादा मतलब H प्लस ज्यादा, बोलो बेटा, के ए की वैल्यू ज्यादा मतलब H प्लस ज्यादा, के ज्यादा मतलब ज्यादा टूट रहा है, तो इसका मतलब के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड pK is inversely proportional to H plus ion concentration. अच्छा, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, इसका मतलब Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH होगा, क्योंकि H प्लस आयन और pH इनवर्स रिलेशनशिप में है ना, pH और H प्लस आयन इनवर्स रिलेशनशिप में, और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH हो जाएगा, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। बोले बेटा बात समझ में आई कि नहीं है? एक साथ कहीं पे सम अप कर दूं क्या? देखो एक साथ बोलता हूँ, pH inversely proportional to acidic character, inversely proportional to H plus ion, inversely proportional to Ka, directly proportional to pKa। ये हो गई पूरी लाइंस। लो भाई, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, pH ज्यादा एसिडिक करेक्टर कम, समझ लो बात को, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर H plus ion and Ka and directly proportional to pKa and directly proportional to pKa। जल्दी से याद कर लो इसको, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, देखो एग्जांपल देके बता दे बेटा, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, सो एसिडिक करेक्टर और H प्लस आयन एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H प्लस आयन बढ़ता है तो pH गिरता है, और इसका जस्ट रिवर्स POH के साथ, मतलब POH के साथ भी ऐसे ही चलेगा, अभी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, POH वाला भी बता देता हूँ, है ना। सो आई सपोज दैट यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है, बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट और आप रुक के जाओ, कल क्लास वैसे भी नहीं है। तो अब यदि यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो क्या चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा POH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखूंगा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵, तो POH 5, 10⁻⁶ तो 6, सो HA की जगह में AOH लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा A प्लस, और यहाँ पे लिख दूंगा OH नेगेटिव, तो लिख दूंगा KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, समझ रहे हो बात को, और KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और लिख दूं मैं KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अच्छा फिर ये ऐसा वाला लिख देंगे, POH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa KB, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb, ये हो जाएगी रिलेशनशिप। अब इस पे थोड़ा सा अपन विचार कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना बेटा, नेक्स्ट क्लास में इस पे थोड़ा एक बार और विचार कर लेंगे, क्योंकि आज समय खत्म हो गया है, तो इसी से अपन चालू करेंगे, ठीक है। आप साइड ले लो, जिस चीज को साइड चाहिए। आज के लिए विराम लेते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, चलो भाई, बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बच्चों।